अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं अपनी एनुअल रिपोर्ट की अगली स्टेटमेंट के बारे में, जो कि है बैलेंस शीट स्टेटमेंट। इससे पहले मैंने आपको एनुअल रिपोर्ट और पी&एल स्टेटमेंट के बारे में बताया है। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप इनको जरूर वॉच आउट करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बैलेंस शीट के बारे में। इन्फोसिस कंपनी की ये वही एनुअल रिपोर्ट है जिसमें हमने पी&एल स्टेटमेंट को समझा था। अब इसमें हम समझेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में। और बैलेंस शीट में सबसे पहली चीज आती है एसेट्स। एसेट्स कंपनी की उस चीज को दिखाते हैं जिससे कंपनी बेच के रकम जुटा सकती है। बेसिकली ये रकम होती है। एज एग्जाम्पल अगर हम अपनी इंडिविजुअल की बात करें तो हमारे एसेट्स क्या होंगे? हमारी प्रॉपर्टी, ज्वेलरीज, इनकम, ये सब हमारे एसेट्स होंगे। तो एसेट्स में यहाँ पर बैलेंस शीट में दो तरह के होते हैं। सबसे पहले आते हैं नॉन करंट एसेट्स, यानी वो एसेट्स हैं जिसे कंपनी के पास मोर देन 365 डेज के से लिए ज़्यादा है, यानी एक साल से ज़्यादा के लिए कंपनी के पास है। अब इसमें सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें कंपनी ने 13,075 करोड़ रुपीस की वैल्यू दिखाई है। प्रॉपर्टीज, प्लांट, इक्विपमेंट आप समझ रहे होंगे, यानी प्रॉपर्टीज क्या क्या है कंपनी के पास, जितने भी प्लांट्स हैं, इक्विपमेंट्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं, लैपटॉप, फर्नीचर्स, ये सारे हमारे एसेट्स आते हैं। अब अगला आता है राइट ऑफ यूज एसेट्स। अब ये वो एसेट्स हैं जिसे कंपनी ने लीज पे एक राइट के तौर पे इसको यूज करने का एक राइट ले रखा है। उसमें कंपनी ने करीब 4,823 करोड़ रुपीस की वैल्यू दिखाई है। अगर आपको उनके बारे में जानना है, डिटेल में जानना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आप इनके रेफर नोट्स को जाके देख सकते हैं। नोट्स में आपको सारे नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगला आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें कंपनी ने करीब 416 करोड़ रुपए दिखाए हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कंपनी ने वो काम जिसमें पैसा तो खर्च कर दिया है पर अभी वो बन के तैयार नहीं हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि कंपनी ने किसी बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा तो दे दिया है पर अभी बिल्डिंग बनी नहीं है, काम प्रोग्रेस में है। अगली चीज आती है गुडविल। गुडविल में कंपनी ने करीब 6,195 रुपीज करोड़ रुपए वैल्यू दिखाए हैं। अब ये गुडविल क्या होता है? गुडविल होती है एक एसेट जिसमें कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, फिर दो कंपनियां कंबाइन होती हैं, तो ये भी एक कंपनी का एसेट्स है। अगला आता है अदर इनटेंजिबल एसेट्स। इसमें कंपनी ने करीब 707 करोड़ रुपीस दिखाए हैं। इनटेंजिबल एसेट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वो एसेट्स हो सकते हैं जिन्हें हम छू या देख नहीं सकते हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क, राइट ऑफ इशू, कोई लीज एग्रीमेंट, ये सारे हमारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। अब नेक्स्ट आइटम आता है इन्वेस्टमेंट। इसमें कंपनी ने करीब 13,651 करोड़ रुपए दिखाए हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट कहीं भी हो सकती है, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो सकती है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट हो सकती है, या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट हो सकती है। अगर आपको जानना है कि कंपनी ने इन्वेस्ट कहाँ करा है तो आप इसके रेफरेंस नोट को जरूर देख सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको किसी भी आइटम के बारे में डिटेल में जानना है तो आपके उसको रेफरेंस नोट के जाके उसमें देख सकते हैं। अगला आता है लोन्स। इसमें कंपनी ने 34,000 करोड़ रुपीस दिखाए हैं। ये वो लोन है जिसे कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज या किसी सप्लायर या किसी अदर पर्सन को लोन दिया है, और एक कंपनी के पास जो लोन दिया है वो एक साल से ज़्यादा के लिए दिया है। अगला आता है अदर फाइनेंशियल एसेट्स। इसमें कंपनी ने करीब 460 करोड़ रुपीस की वैल्यू दिखाई है। अगला है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। इसमें कंपनी ने 12,012 करोड़ रुपए दिखाए हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट्स वो एसेट्स है जिसमें कंपनी ने इन एडवांस ही पे कर दिया है, यानी अपने जो टैक्स वो इन एडवांस पे कर दिया है, और ये एक एसेट्स के रूप में कंपनी ने दिखाया है। अगला है इनकम टैक्स एसेट्स। इसमें कंपनी ने करीब 5,098 करोड़ रुपीस की वैल्यू दिखाई है। और नेक्स्ट है अदर नॉन करंट एसेट्स। ये छोटे मोटे नॉन करंट एसेट्स हैं, उसमें कंपनी ने वैल्यू दिखाई है 2,029 करोड़ रुपीस की। तो टोटल नॉन करंट एसेट्स हैं वो कंपनी के पास हैं 50,700 करोड़ रुपीस, यानी ये वो एसेट्स हैं जिसे कंपनी के पास एक साल से ज़्यादा के लिए हैं। अगला हमारा आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो विद इन द 365 डेज कंपनी के पास हैं, यानी एक साल से अंदर अंदर तक उनका यूज होता है।
तो सबसे पहला आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कंपनी ने इसमें 6,673 करोड़ रुपीस दिखाए हैं। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी ने सिर्फ एक साल के लिए की है, यानी लेस देन 365 डेज। अगला आता है ट्रेड रिसीवल्स। इसमें कंपनी ने करीब 22,698 करोड़ रुपीस दिखाए हैं। अभी ट्रेड रिसीवल्स क्या होता है? ट्रेड रिसीवल्स यानी वो प्रोडक्ट और गुड्स होता है जिसे कंपनी ने सेल कर दिया है पर उसकी अमाउंट अभी उसको रिसीव नहीं हुई है, तो ये ट्रेड रिसीवल्स उस चीज को दिखाता है। नेक्स्ट आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें कंपनी ने दिखाई है 17,472 करोड़ रुपीस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट्स होता है। ये कैश ऑन डिमांड और कैश ऑन हैंड होता है, यानी ये एक नगद है। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक नगद है जो कि कंपनी ने अपने बैंक अकाउंट में जमा कर रखी है, तो इसे कंपनी जब चाहे निकाल सकती है। यानी ये लिक्विड एसेट से कंपनी ने अपने किसी भी बैंक में जमा कर रखे हैं पैसे। अगला आता है लोन्स। इसमें कंपनी ने दिखाई है 248 करोड़ रुपीस की वैल्यू, और ये वो लोन है जो कंपनी ने सिर्फ 365 डेज के लिए दे रखा है, यानी सिर्फ एक साल के अंदर अंदर कंपनी को ये लोन वापस से यानी जो पैसा दिया है वो मिल जाएगा। अगला आता है अदर फाइनेंशियल एसेट्स। ये छोटे मोटे एसेट्स हैं, उसमें कंपनी ने करीब दिखाए हैं 8,727 करोड़ रुपीस की वैल्यू। अगला है इनकम टैक्स एसेट्स। इसमें कंपनी ने 54 करोड़ रुपीस दिखाए हैं। अगला है अदर करंट एसेट्स, और इसमें कंपनी ने करीब 11,313 करोड़ रुपीस की वैल्यू दिखाई है। तो टोटल करंट एसेट्स हैं वो कंपनी के पास हैं 67,185 करोड़ रुपीस। यानी ये वो एसेट्स हैं जो कंपनी के पास एक साल के अंदर अंदर तक हैं, यानी 365 डेज, लेस देन 365 डेज तक हैं। तो टोटल जो एसेट्स हैं वो कंपनी के पास हैं 1,17,885 करोड़ रुपीस। यानी ये नॉन करंट एंड करंट दोनों एसेट्स मिला के आता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है बैलेंस शीट में वो आती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज एक तौर पे कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशंस और देनदारियां हैं। एक तरह से आप समझ सकते हैं कंपनी को वो लोन या जिम्मेदारी जो कंपनी को चुकानी होती है। तो इसमें सबसे पहली आती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इक्विटी में सबसे पहली चीज आती है इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसमें कंपनी ने वैल्यू दिखाई है 2,098 करोड़ रुपीस। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स का पैसा होता है। कंपनी की फेस वैल्यू और कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कंपनी के जितना भी शेयर होल्डर्स का पैसा है वो आ जाएगा। तो यानी यह पैसा कंपनी का नहीं है, एक पैसा शेयर होल्डर्स का है। अगर आप देखो 2021 के मुताबिक 2022 में ये रकम घट गई है। यहाँ पर कंपनी ने अपने शेयर्स को बाय बैक किया है, जिससे कंपनी की जो वैल्यू है यानी शेयर होल्डर्स की वैल्यू है वो थोड़ी सी घट गई है। इसकी जानकारी आप इसके रेफर नोट में देख सकते हो। अगला आता है अदर इक्विटी, जिसमें कंपनी ने करीब 73,252 करोड़ रुपीस दिखाए हैं। अब अदर इक्विटी में हमारे रिजर्व और सरप्लसेस आते हैं। रिजर्व क्या होते हैं? रिजर्व में बेसिकली तीन तरह के रिजर्व होते हैं: कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और जनरल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हमारा वो रिजर्व होता है जिसमें कंपनी को लगता है वो कुछ पैसों को बचाती है। इसमें कंपनी को लगता है वो उसको लॉन्ग टर्म में कोई नए प्रोजेक्ट्स के लिए उसको फायदा देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कंपनी के फेस वैल्यू पे जो भी प्रीमियम मिलता है कंपनी उसको रिजर्व करती है। और जनरल रिजर्व में कंपनी उस पैसे को बचाती है जिसे कंपनी किसी वित्तीय संकट के आने पे खर्च करती है। तो रिजर्व में कंपनी वो उस पैसे को बचाती है जिसे कंपनी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स या फिर किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान कंपनी उसको यूज कर सकती है। अब अदर इक्विटी में हमारी एक और चीज आती है सरप्लसेस। सरप्लसेस कंपनी की जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा जुड़ा हुआ सरप्लसेस में आता है। अब इस चीज को तो आप ध्यान से समझें। सरप्लसेस की जो अमाउंट है, पिछले साल की जो सरप्लसेस की अमाउंट है वो इस साल के प्रॉफिट में जुड़ेगी और एक न्यू अमाउंट बनेगी। अब इसमें से कुछ पैसा कंपनी रिजर्व में डाल देती है और जो बचा हुआ पैसा है वो आगे आने वाली बैलेंस शीट में एक सरप्लस के तौर पे आता है। तो यानी कंपनी ने अब तक जितना भी कमाया है वो सारा सरप्लसेस में और रिजर्व में जुड़ा हुआ है। अब सरप्लसेस में जो पैसा आता है वो पिछले साल का जुड़ के आता है और इस साल का प्रॉफिट उसमें ऐड होता है। जो पैसा आता है कुछ पैसा शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के तौर पे बांट दिया जाता है
कुछ पैसा जनरल रिजर्व में गिर दिया जाता है और बचे हुए पैसे को अगले साल के सरप्लसेस में और अगले साल की बैलेंस शीट में जोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो बैलेंस शीट है वो जब से कंपनी खड़ी हुई है वहां से पैसा जुड़ता हुआ बैलेंस शीट में आपको दिखेगा। और याद रखें, अगर कंपनी कुछ कमाती ही नहीं है, बैक टू बैक कंपनी को लॉस हो रहा है, तो क्या कंपनी रिजर्व करेगी और क्या पैसा कंपनी अपना सरप्लसेस में गिरेगी। तो जो टोटल इक्विटी एट्रीब्यूटेड टू इक्विटी होल्डर्स ऑफ द कंपनी आती है वो है 75,350 करोड़ रुपीस। ये सारा शेयर होल्डर्स का पैसा ही होता है। और जो अगला है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसमें कंपनी का शेयर होल्डर्स का पैसा ही होता है। इसमें कंपनी ने दिखाई है 386 करोड़ रुपीस। ये वो शेयर होल्डर्स है जिसे कंपनी के डिसीजन पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो टोटल इक्विटी जो आती है वो है 75,736 करोड़ रुपीस। अब इसमें शेयर होल्डर्स का पैसा और कंपनी के जो रिजर्व और सरप्लसेस में कंपनी ने बचा के रख रखा है वो उस पैसे को यानी उस इक्विटी को दिखाती है। अगला आता है हमारा यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं, वो देनदारियां हैं, वो ओब्लिगेशंस हैं जिसे कंपनी एक साल से ज़्यादा के वक्त में चुका सकती है, यानी उसके पास 365 डेज से ज़्यादा का समय होता है। तो सबसे पहला इसमें आता है लीज लायबिलिटीज। इसमें कंपनी को 4,602 करोड़ रुपीस चुकाने हैं। अब लीज लायबिलिटीज में वो पैसा है जिसमें कंपनी ने सामान तो ले लिया है, वो लीज पे लिया है, पर उसका जो पैसा है अभी नहीं चुकाया है। आगे आता है अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज। इसमें कंपनी ने 2,337 करोड़ रुपए दिखाए हैं। ये छोटी मोटी लायबिलिटीज हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको जानना है क्या चीज़ है तो आप इनके रेफर नोट में जाके देख सकते हो। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, इसमें कंपनी ने करीब 1,156 करोड़ रुपए दिखाई हैं। ये वो टैक्स है जिसे कंपनी इन फ्यूचर कंपनी को देना है। अब ये ऐसा कौन सा पैसा जो अभी कंपनी पहले से ही बचा रही है जिसे इन फ्यूचर उसको चुकाना है, इसकी जानकारी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब जानेंगे। अगला आता है अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें कंपनी ने करीब 451 करोड़ रुपीस दिखाए हैं। तो टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज जो कंपनी पे आती है वो है 546 करोड़ रुपीस। तो ये वो लायबिलिटीज है जिसे कंपनी के चुकाने के लिए 365 डेज से ज़्यादा का समय है। आगे हमारा आता है करंट लायबिलिटीज। अब ये वो लायबिलिटीज हैं जिसे चुकाने के लिए कंपनी के पास सिर्फ एक साल है, यानी 365 डेज के अंदर अंदर ये पैसा कंपनी को चुकाना है। तो इसमें सबसे पहला आता है लीज लायबिलिटीज। इसमें कंपनी के पास है 872 करोड़ रुपीस, यानी ये वो आइटम है जिसे कंपनी ने लीज पे ले रखा है और इसको चुकाने के लिए कंपनी के पास सिर्फ 365 दिन ही है, यानी एक साल के अंदर अंदर कंपनी को ये चुकाना है। अगला है ट्रेड पेएबल्स। इसमें कंपनी ने दिखाए हैं 4,134 करोड़ रुपीस। अब ट्रेड पेएबल्स वो चीज होती है जिसे कंपनी को अपने वेंडर्स और सप्लायर्स या किसी अदर पर्सन को चुकाने हैं, यानी उनसे उनका प्रोडक्ट तो ले लिया पर अभी उनको उनके पैसे नहीं दिए हैं। अगला आता है अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज। इसमें कंपनी ने दिखाए हैं 15,837 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है अदर करंट लायबिलिटीज। इसमें कंपनी ने दिखाए हैं 9,178 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है प्रोविजंस। इसमें कंपनी ने दिखाए हैं 975 करोड़ रुपीस। प्रोविजंस में वो पैसा है जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज की ग्रेजुइटी या फिर प्रोविडेंट फंड पे खर्च करेगी। अगला आता है इनकम टैक्स लायबिलिटीज और इसमें कंपनी ने को 2,607 करोड़ रुपीस चुकाने हैं। और जो टोटल करंट लायबिलिटीज आती है वो है 33,603 करोड़ रुपीस। तो टोटल इक्विटी और लायबिलिटीज, यानी इक्विटी जितनी है कंपनी के पास और इसकी लायबिलिटी मिला के आती है वो आती है 1,17,885 करोड़ रुपीस। अगर आपको यहाँ पर एक चीज गौर करें तो ये वही रकम है जो एसेट्स के बराबर है। एसेट्स में भी तो यही रकम थी। जी हाँ, एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में इक्वल होते हैं, तभी से उसको बैलेंस की शीट कहते हैं। बैलेंस का मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल होना। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई कंपनी सामान खरीदती है या तो अपने एसेट्स से खरीदेगी, यानी अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से अपने बैंक डिपॉजिट से पैसे निकालेगी,
या कोई रकम बेचेगी उससे जुटाएगी या फिर लोन लेगी। तो इसलिए हमेशा ये इक्वल होते हैं। तो एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा इक्वल होते हैं। शायद आप में से किसी ने एक और चीज गौर करी हुई, लायबिलिटीज में कंपनी के ऊपर लेनदारियां होती यानी जो कंपनी को चुकाना है एज अ कर्ज, एज अ लोन। पर हमने लायबिलिटीज में नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज में कहीं भी लोन नहीं देखा। ना तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन या शॉर्ट टर्म बोरिंग कहीं भी नहीं कर रखी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन्फोसिस पे एक भी रुपए का लोन नहीं है। तो इन्फोसिस इज अ जीरो डेप्थ कंपनी। कंपनी पे बिल्कुल भी लोन नहीं है। अच्छी बात है कंपनी के पास लोन नहीं है, पर कभी कभी ये मैटर भी करती है, ये जानने की जिज्ञासा भी होनी चाहिए कि कंपनी के ऊपर लोन क्यों नहीं है। या तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी के ऊपर कुछ एलिगेशंस हैं जिसकी वजह से कोई बैंक उसे लोन नहीं दे रहा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अपने बिजनेस को नहीं बढ़ाना चाह रही हो। तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अच्छी बात है कि अगर कंपनी के ऊपर ज़ीरो डेप्थ है, अच्छी बात है, पर इसकी हमें पूरी जानकारी तभी मिलेगी जब हम इसकी को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि बैलेंस शीट क्या चीज़ होती है और एसेट्स और लायबिलिटीज़ हमारे इक्वल क्यों होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझेंगे और वो हमारी लास्ट स्टेटमेंट है। और इसके बाद स्टेटमेंट से किस तरह से फाइनेंशियल रेशियोज निकालते हैं हम वो समझेंगे, और ये जानेंगे कि इन एनुअल रिपोर्ट्स को, इन स्टेटमेंट को पढ़ने का क्या फ़ायदा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।